मेरे सबसे पक्के दोस्त ने मुझे अपनी जगह एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए पूरे 1 लाख रुपीस दिए थे। और जब मैंने अपने सामने बैठी उस गंभीर और रसूखदार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ को देखा, तो मेरे मुंह से जो पहला जुमला निकला वह था, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, जरा कोशिश करो कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ जाऊं। लेकिन मेरी इस अजीबोगरीब नौटंकी को देखने के बाद भी वह सीईओ बिल्कुल नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने बेहद सहजता से कहा, मुझे लगता है कि तुम वास्तव में बहुत दिलचस्प इंसान हो। चलो चलकर अपनी शादी का पंजीकरण करवाते हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए और कुछ ही पलों के बाद मैं अपने हाथ में मौजूद लाल रंग के विवाह प्रमाण पत्र को बिल्कुल स्तब्ध होकर एकटक निहार रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैंने अनजाने में अपने ही भाई जैसी दोस्त की होने वाली मंगेतर को चुरा लिया था। ठीक उसी समय मेरे दोस्त का फोन आया और उसने मुझसे पूछा कि भाई, तुमने उस लड़की को धोखा क्यों दिया और तुम वहां क्यों नहीं पहुंचे। मैंने तुरंत पलटकर जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो फिर ये मेरे बगल में बैठी हुई महिला कौन है। तभी बगल से उसकी आवाज गूंजी, मैं तुम्हारी पत्नी हूं प्रिय। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि मैं तुम्हारे ब्लाइंड डेट के लिए गलत कमरा नंबर में चला गया था। वह कमरा नंबर 6 नहीं, बल्कि कमरा नंबर 9 था। और यह जानकर मैं पूरी तरह से अवाक रह गया। इस पूरी कहानी की शुरुआत दरअसल तब हुई थी जब मेरे रूममेट के परिवार वाले उस पर शादी करके घर बसाने का लगातार दबाव बना रहे थे। और उसने गिड़गिड़ाते हुए मुझसे कहा था, कृपया इस ब्लाइंड डेट को संभालने में मेरी मदद कर दो। बस वहां जाओ और सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद कर दो, क्योंकि मैं तो वहां कतई नहीं जाने वाला। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस काम के लिए मिलने वाली भारी भरकम इनामी राशि पर पड़ी, मैंने तुरंत कहा, अब आगे कुछ मत कहो, मैं अभी के अभी उस डेट के लिए निकल रहा हूँ। लगभग 2 घंटे के बाद जब मैं उस आलीशान रेस्तरां में पहुंचा, तो वहां के कर्मचारी ने कहा, शुभ संध्या श्रीमान, क्या आपकी कोई बुकिंग है। मैंने जवाब दिया, कमरा नंबर 6। कर्मचारी ने कहा, कृपया इस तरफ आइए श्रीमान। उस वेटर के पीछे पीछे चलते हुए जैसे ही मैंने उस निजी डाइनिंग रूम के भीतर कदम रखा, एक अविश्वसनीय रूप से बेहद खूबसूरत महिला मेरी नज़रों के सामने आई, जिसने अपनी भूरी आंखें उठाईं और मुझे ऊपर से नीचे तक एक सरसरी निगाह से देखा। इसके बाद मैं सीधे उसकी सामने वाली सीट पर गया और अपनी कुर्सी पर बिल्कुल फैलकर बैठ गया, क्योंकि ऐसी बेहद खूबसूरत, आक्रामक और ऊंचे ओहदे वाली कामकाजी महिलाओं की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि वे किसी भी पुरुष द्वारा खुद को कम आके जाना या अपना अपमान किया जाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। और अगर इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा मम्मस बॉय यानी माँ का लाडला होने का नाटक भी कर दूं, तो ये उनके आत्मसम्मान पर आखिरी और सबसे करारा वार होगा। उसने मुझसे पूछा, क्या आप मेरे कोई प्रशंसक हैं या फिर सिर्फ एक और आम लड़के की तरह मुझे रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जवाब दिया, नमस्कार, मैं आपका ब्लाइंड डेट हूँ। उसने अचरज से पूछा, ब्लाइंड डेट? क्या आप इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। मैंने कहा, बिल्कुल। और चूंकि हम दोनों यहाँ इस डेट पर आ ही चुके हैं, इसलिए मैं शुरुआत में ही सारी बातें बिल्कुल साफ साफ सामने रख देना चाहता हूँ कि हमारी शादी होने के बाद तुम सिर्फ घर पर रहोगी और बच्चों की परवरिश पर ध्यान दोगी। और शादी के बाद चाहे कोई छोटा फैसला हो या बड़ा, तुम्हें हर बात में मेरी माँ के निर्देशों का ही पालन करना होगा। बस मेरी तरफ से इतनी ही शर्तें हैं, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है। ये सब बोलते हुए मैं मन ही मन सोच रहा था कि हाँ हाँ भाई, मैं सचमुच एक जीनियस हूँ, क्योंकि मेरी ये शुरुआती दलील पूरी तरह से अचूक और बेजोड़ है। और अब बस ये महिला अपना आपा खो दे और जोर से भड़क उठे। तभी उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज से पहले कभी कोई लड़का मेरे सामने आकर इतनी बेतुकी और बकवास बातें करने की हिम्मत नहीं कर पाया है। और सच कहूं तो ये सब मुझे वास्तव में काफी मनोरंजक लगा है। लेकिन तुम इतनी देर से मेरे सामने बैठे हो और तुमने सचमुच मुझे अभी तक पहचाना नहीं। मैंने हैरान होकर पूछा, पहचाना नहीं? तुम आखिर किस बारे में बात कर रही हो। क्या तुम यहाँ एक ब्लाइंड डेट के लिए आए हो। खुद को इतना भी 30 मार खा मत समझो। मिस वॉन्ग, मुझे पता है कि उनका उपनाम जान है। मिस वॉन्ग कहना मेरा एक और बेहतरीन लफ्ज़ था। ये वाकई दिलचस्प है। यह लड़का वास्तव में काफी शालीन और भला है जो खुद को इस तरह से मुसीबत में डाल रहा है। क्या तुम सचमुच गंभीर हो। मुझे सीधा जवाब दो, क्योंकि मेरा समय बहुत कीमती है। दरअसल मुझे लगता है कि तुम काफी शानदार इंसान हो। तुमने अभी अभी क्या कहा। क्या मेरे कान बज रहे हैं। क्या तुम यहाँ एक ब्लाइंड डेट के लिए नहीं आई थी। मैं अब इसके लिए हाँ कह रही हूँ। क्या आजकल की सभी खूबसूरत महिलाओं की पसंद इतनी अजीब होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस बात यह है कि ये महिला नियमों के मुताबिक बिल्कुल नहीं खेल रही है। क्या तुम पे अटक गए हो। लड़की यहाँ बहुत अधीर हो रही है। मैं तो पूरे समय यहीं पर था। भाई, मैंने अपने ब्लाइंड डेट के लिए गलत कमरा नंबर टाइप कर दिया था। वह कमरा नंबर 6 नहीं, बल्कि कमरा नंबर 9 था। क्या तुम भेजने से पहले अपने संदेशों को देखते रहो। गलत डेट पर पहुंचना उतना डरावना नहीं है। डरावना तो उस गलत इंसान से वह सारी अजीबोगरीब बातें कहना है। हाँ हाँ, मुझे माफ़ कीजिएगा मिस, मुझे बेहद खेद है।
अभी अभी जो कुछ भी हुआ वह बस एक छोटी सी गलतफहमी थी, कोई बात नहीं। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि शायद कोई गलतफहमी ही किसी चीज़ की शुरुआत करने का एक अनोखा तरीका होती है। मैं अपनी घबराहट छुपाते हुए हंसकर अपना हाथ हिलाया और जांग वांटिंग के चेहरे के भावों को देखने की हिम्मत किए बिना वहां से तेजी से बाहर भाग गया। मैंने खुद को संभाला और निजी कमरा नंबर 9 का दरवाज़ा धकेल कर खोल दिया। उस कमरे के अंदर एक ऐसी महिला बैठी थी जो काफ़ी आकर्षक और खूबसूरत थी। नमस्कार, मैं यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आया हूँ, क्या आप मिस शेन हैं? दूसरी तरफ जांग वांटिंग थोड़ी देर पहले हुई इस गड़बड़ को याद करके अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पा रही थी। तभी उसे अपनी माँ की वे चिंतित आंखें और उनके वे उदास शब्द याद आ गए। वांटिंग, हमारा पारिवारिक व्यवसाय तुम्हें जीवन भर आराम से रखने के लिए काफ़ी है। बेशक अगर तुम एक स्टार बनना चाहती हो तो माँ तुम्हें नहीं रोकेगी, लेकिन एक लड़की को अपने भविष्य और सही जीवन साथी को खोजने के बारे में सोचना ही पड़ता है। तुम पहले ही 26 साल की हो चुकी हो। नमन, चिंता मत करो माँ, मैं ध्यान रखूंगी। अगर मुझे कोई उपयुक्त व्यक्ति मिला तो मैं शादी करके घर बसा लूंगी। मेरी प्यारी बेटी, मुझे पता था कि तुम अपनी माँ की अच्छी नीयत को समझोगी। अगर तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिले तो तुरंत कदम उठाना। अच्छे पुरुष बहुत मुश्किल से मिलते हैं और अभी बहुत सी लड़कियों की नज़र उन पर टिकी हुई है। जब तुम किसी को पसंद कर लो तो उसे अपनी माँ से मिलवाने के लिए घर लाना मत भूलना। जॉन वांटिंग अपनी यादों से बाहर आई और उस लड़की के बारे में सोचने लगी कि उसने आज तक जितने भी पुरुषों से मुलाकात की थी उनमें से केवल यही एक ऐसा लड़का था जिसके साथ रहे मात्र से ही उसे इतना सुकून महसूस हुआ था। अगर ऐसी बात है तो शायद मुझे सचमुच उसके साथ एक कोशिश करनी चाहिए। मिस जॉन्ग, क्या आपको पता है कि जो लड़का अभी अभी मेरे कमरे से बाहर गया था वह किस कमरे में गया है? कमरा नंबर 9 के अंदर। मैंने आखिरकार अपने विचारों समेटा ही था कि तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी। इससे पहले कि मैं कोई प्रतिक्रिया दे पाता, जांग वांटिंग ने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया था। वह बेहद ही शालीन और सधे हुए कदमों से अंदर आ गई और जैसे ही उसका स्कर्ट लहराया उसके लंबे और सुडौल पैरों की झलक साफ दिखाई दे रही थी। देखिए मिस, क्या मैंने अभी अभी आपसे माफ़ी नहीं मांगी थी? आप अब यहाँ क्यों आई हैं? लेकिन हमारी वह ब्लाइंड डेट अभी खत्म नहीं हुई है। क्या हुई है ना? मेरे प्यारे छोटे भाई, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, गलतफहमियां किसी भी चीज़ की शुरुआत करने का बस एक अनोखा तरीका होती हैं। और इसके अलावा तुम अचानक मेरे निजी कमरे में घुस आए, मुझे तंग किया और फिर ऐसे ही चलते बने। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके लिए तुम्हें थोड़ी कीमत चुकानी चाहिए? थोड़ी कीमत? मेरा मतलब है कि मैं ही वह इंसान था जो गलत कमरे में गया था और मैंने सचमुच बहुत सारी अजीबोगरीब बातें भी कही थी। बच्चे, ऐसा लगता है कि मुझे और तुम्हें बैठकर तसल्ली से बात करने की ज़रूरत है। मैंने तो अभी तक यहाँ अपना काम भी खत्म नहीं किया है। मिस, क्या सचमुच इस बात के लिए ये सही समय है? मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी इस दीदी को किसी दूसरे की पसंद को छीनने में कोई गुरेज नहीं है। मुझे उपदेश देना कभी पसंद नहीं रहा। मैं तो बस सीधे रास्ते पर चलना पसंद करती हूँ। आखिर ये महिला है कौन? वह जिस तरह से खुद को पेश कर रही है उससे तो बिल्कुल नहीं लगता कि वह कोई नाटक कर रही है। ठीक है मिस, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मिस शेन, मुझे बेहद खेद है। ऐसा लग रहा है कि अब हम अपनी डेट आगे जारी नहीं रख पाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस वापस जाकर अपने परिवार से कह दीजिएगा कि यह सब मेरी ही गलती थी। अरे कोई बात नहीं। अरे छोटे भाई, इतना ठंडी आहें भरना बंद करो और गंभीरता से सोचो जो मैंने अभी कहा था। मिस, कृपया थोड़ा आत्मसम्मान रखिए। ये महिला बस उठकर मेरे पास चली आती है और मुझसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है। इसमें मर्यादा और सीमाओं की तो जैसे कोई समझ ही नहीं है। मिस, आप इतनी खूबसूरत हैं कि निश्चित रूप से आपके चाहने वालों की कोई कमी नहीं होगी। फिर क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हैं? आप मुझे बस सड़क के किनारे क्यों नहीं उतार देती? चलिए हम दोनों यहीं से अपने अपने रास्ते चलते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहते, लेकिन क्या तुम्हारे माता पिता इस बात को सचमुच समझ पाएंगे? मुझे पूरा शक है कि वे इतने खुले विचारों के हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अभी के लिए कुंवारा ही रहने देती हूँ। वरना भला थोड़ी देर पहले वह ब्लाइंड डेट ही क्यों होती? मैंने उसे यह नहीं बताया कि मैं वहां सिर्फ अपने एक दोस्त की जगह आया था, लेकिन उसकी बात में वाकई दम था, क्योंकि मेरा परिवार भी अब मुझ पर शादी करने का दबाव बनाने लगा था। छोटे भाई, मैंने यह सुझाव सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही नाव में सवार हूं। तो क्यों न हम सिर्फ एक कपल होने का नाटक करें? जब हमें अपने माता पिता का सामना करना होगा तब हम अपना किरदार निभाएंगे और बाकी समय हम दोनों की जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहेगी। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आप इतनी खूबसूरत और हुनरमंद हैं दीदी कि मुझे पूरा यकीन है कि दुनिया का कोई भी ऐसा माता पिता नहीं होगा जो आपको पसंद ना करे। और अगर मैं आपको अपने घर वालों का सामना करने के लिए घर ले गया तो ये तो सीधे निशाने पर तीर लगने जैसा होगा। ठीक है, तो हमारी बात पक्की रही। यह हमारा वादा है और फिर इसी पल से हम आधिकारिक तौर पर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। आप चलो औपचारिक परिचय से शुरुआत करते हैं। मेरा नाम वांटिंग है और मैं 26 साल की हूँ। गाड़ी से नीचे उतरो छोटे भाई। लिन बेई 25, मैं 25 साल का हूँ। अच्छा,
तो तुम सचमुच मुझसे छोटे भाई ही हो। तो फिर मेरे लिए एक बार और दीदी कहो। मुझे मुझे सुनने दो। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। इस छोटे भाई का मिजाज तो काफी गर्म है ना? मुझसे पहले तुम कितनी ब्लाइंड डेट्स पर जा चुके हो? तुम्हें क्या लगता है? खैर छोड़ो, मैं इस बात के लिए तुम्हें दोष नहीं दूंगी, लेकिन भविष्य में कभी ऐसा दोबारा मत करना। आखिर इस महिला के साथ क्या माजरा है? क्या ये अभी से इतनी जलन महसूस करने लगी है? इसके बाद वे दोनों गैराज से बाहर निकल आए और लिनबेई ने अपने सामने मौजूद उस आलीशान विला को बेहद गौर से देखा। जरा इस जगह का आकार तो देखो। ये महिला सचमुच बेहद अमीर और दौलतमंद है। रुको, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मुझे ये मत कहना कि हम अभी से तुम्हारे माता पिता से मिलने जा रहे हैं। तुम भला क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तुम्हें रास्ता पता रहे, ताकि जब बाद में तुम्हें हमारे इस मिशन को अंजाम देना हो तो तुम मेरा घर ढूंढने में भटक न जाओ। क्या बात है छोटे भाई, तुम अंदर जाने से इतना खतरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें इस बात का डर सता रहा है कि घर पर कोई मौजूद है? बस यहीं रुक जाओ दीदी। अपने आप से ऐसी मनगढ़ंत बातें सोचना बंद करो। भला मैं अंदर जाने से क्यों डरूंगा? बस पहले हमें अपनी कहानी बिल्कुल पक्की और साफ कर लेनी चाहिए। जहां तक मेरे करियर का सवाल है तो तुम मुझे एक छोटा मोटा सेलिब्रिटी कह सकते हो, और सच कहूं तो मेरा रूप रंग और आकर्षण मेरी पिछली जिंदगी के लिस्ट सितारों से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन एक छोटा मोटा सेलिब्रिटी जिसके पास खुद का बॉडीगार्ड भी हो, तुम असल में कितने छोटे सेलिब्रिटी हो भाई? मेरा मतलब है कि मैंने तो आज से पहले कभी तुम्हारे बारे में सुना तक नहीं है छोटे भाई। ये इतनी भी अजीब बात नहीं है कि तुम मुझे नहीं पहचानती। तुम जैसी उभरती हुई दीवार के लिए मेरे बारे में न जानना बिल्कुल सामान्य बात है। कोई बात नहीं बड़ी बहन। अगर ईमानदारी से कहूँ तो मैं असल में बस एक छोटी सी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ हूँ। बस एक छोटा सा सीईओ। अच्छा, तो फिर आगे से मेरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से तुम्हारे कंधों पर ही होगी। काफी देर तक आपस में बातचीत करने के बाद जन वांटिंग और मुझे एक दूसरे के बारे में काफी कुछ अंदाजा हो चुका था, और हमने एक दूसरे के संपर्क नंबर भी आपस में साझा कर लिए। अब काफी देर हो चुकी है बड़ी बहन। मुझे लगता है कि अब मुझे वापस निकलना चाहिए। तुम अभी से जा रहे हो? तुम तो अभी ठीक से बैठे भी नहीं हो। सच कहूं बड़ी बहन, मेरी माँ ने मुझे रात के खाने के लिए घर बुलाया है। अगर तुम्हें सचमुच जाना ही है तो ठीक है। क्या मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ दूं? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज इतने दिनों बाद किसी ऐसे लड़के से मुलाकात हुई है जिससे मुझे सचमुच नफरत महसूस नहीं हो रही है, और अब जब वह जा रहा है तो मुझे असल में थोड़ा सा उदास और खालीपन महसूस हो रहा है। जैसे जैसे आसमान में अंधेरा घिरने लगा, जांग वांटिंग अपने उस बड़े से विला में अकेली बैठकर रात का खाना खाने लगी। वांटिंग, क्या तुमने रात का खाना खा लिया? माँ, मैं बस अभी खाना ही खा रही थी। तुम अपनी माँ के साथ थोड़ा और समय बिताने के लिए घर कब आ रही हो? आप तो सब जानती ही हैं माँ, आजकल मेरा पूरा शेड्यूल प्रमोशंस और घोषणाओं के काम से बुरी तरह से भरा हुआ है उसे। माँ, एक बात थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। क्या बात है? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस बात यह है कि मुझे एक बॉयफ्रेंड मिल गया है। अरे वाह! उसका नाम क्या है? उसकी उम्र कितनी है और वह आखिर करता क्या है? उसका नाम लिम बे है। वह 25 साल का है और एक छोटी सी कंपनी चलाता है। और जहां तक उसके रूप रंग की बात है तो वह निश्चित रूप से बिल्कुल मेरी पसंद का है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। जब भी समय मिले उसे घर लेकर आओ ताकि तुम्हारी माँ भी उससे मिल सके। जैसे ही मुझे फुर्सत का कोई पल मिलेगा मैं उसे जरूर लेकर आऊंगी। रात के सन्नाटे में जॉन वांटिंग अपने बड़े से बिस्तर पर फैली हुई थी और उसकी उंगलियां लापरवाही से अपने फोन के साथ खेल रही थी। वह लिन बेई की प्रोफाइल पिक्चर को घूर रही थी जो पूरी तरह से खामोश पड़ी थी, और उसकी नजरें नीचे की तरफ टिक गईं। अच्छा, तो पहले ही दिन से खामोशी का खेल खेला जा रहा है। बस जरा रुको, मैं बहुत जल्द तुम्हें रहम की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगी। अरे छोटे भाई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खूबसूरत दिखती हूँ? है भगवान दीदी, ये तो सरासर बेईमानी है। ठीक है, ठीक है। अब मैं तुम्हें तंग करना बंद करती हूँ। काम का बुलावा आ रहा है। मेरी माँ को पता चल गया है कि मैं किसी को डेट कर रही हूँ, और उन्होंने अभी अभी अचानक एक सरप्राइज वीडियो चेक इन कर दिया, क्योंकि वह ये देखने के लिए पूरी तरह से उतावली हो रही हैं कि उनका होने वाला दामाद कैसा दिखता है। अभी से माता पिता से मुलाकात दीदी? हमें डेट करते हुए तो अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है। हाँ हाँ, भला इतनी जल्दी क्या है? ये कोई असल की आमने सामने की मुलाकात थोड़ी ही है। कल दोपहर 5 बजे मेरे घर आ जाना। मैं एक वीडियो कॉल शुरू करूंगी ताकि मेरी माँ तुम्हें ठीक से देख सके। उफ, ठीक है। मैं कल समय पर वहां पहुंच जाऊंगा। अच्छा, तो मैं भी देखूंगी कि तुम खुद को कैसे संभालते हो, और ज़रा देखें कि क्या तुम सचमुच मेरी माँ की परीक्षा में पास हो पाते हो या नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब तक हमारी बात खत्म होगी तब तक शायद मैं उन्हें माँ कहना शुरू भी कर चुका हूँगा। उस माँ Mom शब्द को देखते already. ही जांग Seeing वांटिंग the के word गाल पल भर mom, में बिल्कुल Jiang सुर्ख लाल हो गए। Wanting's cheeks वह चिढ़ते flushed a हुए और अपनी bright सांसें red थामते in हुए an बड़बड़ाई और instant. जवाब दिया। She भला किसने कहा कि तुम ऐसा कर सकते हो? इतने घमंडी मत बनो, और आज रात हमारी मुलाकात के लिए देर करने की जुर्रत बिल्कुल मत करना। अगली दोपहर को लिन बेई ने जांग वांटिंग के घर की घंटी बजाई। मैं यहाँ आ गया हूँ। वाह, ये लड़का सचमुच काफी सज धज कर और सलीके से आया है। अरे छोटे भाई लिन बेई, तुम देर से आए हो।
लेकिन दीदी, आप ही ने तो मुझसे कहा था कि आराम से आना, और अब आप ही मुझे देर से आने का ताना दे रही हैं। आप तो सचमुच मुझे बड़ी मुश्किल स्थिति में डाल रही हैं। हूँ। ऐसा नाटक करना बंद करो, जैसे मैं यहाँ तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा ही हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह प्रकाश की गति से यहाँ दौड़कर चला आता। इसके बाद वे दोनों बैठ गए। जॉन वांटिंग ने एक जेकी यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जिसमें उसका फिगर अविश्वसनीय रूप से बेहद शानदार और आकर्षक लग रहा था। लिन बेई ने थूक गटका और बेताबी से बात का रुख बदलने की कोशिश की। अच्छा, आपकी माँ कब कॉल कर रही हैं? वीडियो चैट के लिए ठीक 7 बजे। अच्छा, वैसे तुम इस तरह क्या देख रहे हो? एक लड़की को भी भूख लगती है, तो पता है ना? क्या ये इतनी अजीब बात है? नहीं, ये बिल्कुल सामान्य है। बस मैंने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि एक अप्सरा जैसी लड़की को भी भूख लग सकती है। एक अप्सरा को भी अपने फिगर का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए जाहिर है कि मुझे भूख लगी है। बस ज़रा रुको, मैं ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रही हूँ। तुम सचमुच अपने बॉयफ्रेंड को बाहर का डिलीवर किया हुआ खाना खिलाने वाली हो? मैं तो आमतौर पर बहुत ही शानदार और लजीज खाने की शौकीन हूँ। वह तो असल में एक होटल की रूम सर्विस थी, जो कि बेहद महंगी होती है। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो वह भी आखिर में बाहर का मंगाया हुआ खाना ही है। अच्छा, तो फिर तुम्हारा क्या सुझाव है? दीदी, क्यों ना मैं आपके लिए अपने हाथों से कुछ नूडल्स बना दूं? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। वैसे मैंने कभी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि आप जैसी लड़की जो हमेशा बाहर से खाना मंगवाती है, उसके घर का फ्रिज असल में तरह तरह के सामानों से पूरी तरह भरा हुआ होगा। लिन बेई ने बेहद सधे हुए और अनुभवी हाथों से काम करना शुरू किया। उसने नूडल्स बाले, उन्हें ठंडे पानी से धोया, उन पर जैतून का तेल लगाया, बीफ को मैरिनेट किया और झींगे यानी लॉबस्टर को तैयार किया। और इस तरह सब कुछ पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। जांग वांटिंग बस वहीं हैरान खड़ी होकर उसे एकटक देख रही थी। उसने लिन बेई की चौड़ी पीठ को देखा, और उसे अपने दिल में एक लंबे समय से खोई हुई गर्मजोशी और सुकून का एहसास महसूस हुआ। आप मुझे इस तरह क्यों घूर रही हैं दीदी? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? खुद को इतना बड़ा तुर्रम खा मत समझो। मैं तो बस ये पक्का कर रही हूँ कि तुम में इसमें कोई खराब चीज़ तो नहीं मिल रही है। उसने शानदार बीफ और सीफूड नूडल्स के 2 कटोरे तैयार किए और उन्हें परोसा, जिसकी खुशबू noodles and सचमुच served मदहोश कर them. देने The वाली थी। aroma was वाह, ये तो वाकई intoxicating. बहुत स्वादिष्ट है। Wow, this अरे, is तुम इस so तरह क्या देख रहे good. हो? क्या तुमने Hey, पहले what कभी are you किसी looking अप्सरा at? जैसी लड़की को Haven't खाते you हुए ever नहीं seen देखा? a goddess? मैंने एक हमस्टर चूहे को खाते हुए देखा है। अच्छा, तो अब तुम्हें आगे देखने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। वैसे गंभीरता से बताओ, तुम कितने समय से खाना बनाने का अभ्यास कर रहे हो? तुमने यह सब किसी लड़की को प्रभावित करने के लिए तो नहीं सीखा ना? आप क्या सोच रही हैं दीदी? क्या किसी लड़के में जन्मजात प्रतिभा नहीं हो सकती? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझे बार बार इस तरह चौंकाते रहोगे छोटे भाई। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि अगली बार के लिए तुम्हारे पिटारे में और क्या क्या छुपा है। उसी शाम ठीक 7 बजे वे दोनों अध्ययन कक्ष यानी स्टडी रूम में गए। बस थोड़ी देर में मेरी माँ से बात कर लेना, और जो हमारे बीच तय हुआ था उसी पर टिके रहना, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। हेलो, वांटिंग प्रिया, मैं माँ बोल रही हूँ। क्या तुमने खाना खा लिया? हाँ माँ, मैंने खा लिया। आज लिन बेई ने कुछ नूडल्स बनाए थे और मैंने पूरा कटोरा खत्म कर दिया। अरे वाह, तो लिन बेई को खाना बनाना भी आता है? ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। वो कहाँ है? ज़रा मेरे को भी उससे मिलने दो। नमस्कार आंटी, मैं लिन बेई हूँ। ये नौजवान तो सचमुच बहुत सुंदर और आकर्षक है। नमस्कार श्याओ बेई, मैं वांटिंग की माँ हूँ, तुम मुझे आंटी जान बुला सकते हो। नमस्कार आंटी जान। तो श्याओ बेई, तुम्हारा वांटिंग के बारे में क्या ख्याल है? वैसे मुझे लगता है कि वांटिंग बहुत ही शानदार है। वह बेहद खूबसूरत है और उसका स्वभाव भी बहुत ही सौम्य और विनम्र है। जांग शिलान लगातार लिन बेई पर सवालों की बौछार करती रही, और लिन बेई ने बेहद शालीनता से उन सभी का एक एक करके जवाब दिया। ठीक है, अब मैं तुम दोनों बच्चों को और परेशान नहीं करूंगी। जाओ और अपनी डेट का आनंद लो। बाय बाय। ठीक है आंटी, अलविदा। अरे, क्या अब तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो? भला तुम्हारे साथ कौन समय बिताना चाहता है? मैं तो बस नाटक कर रही थी। भाई साहब, ये लड़की सचमुच बहुत आक्रामक मिजाज की है। ठीक है, अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ कि पहले ही रात के 9 बज चुके हैं। अरे, तुम अभी से जा रहे हो? क्या तुम थोड़ी देर और नहीं रुकोगे? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं रुक रहा। फिर मिलते हैं तुमसे। रुको, लिंडेई, आज के लिए शुक्रिया। भला इसमें शुक्रिया जैसी क्या बात है? अगली बार मेरी मदद करने की बारी तुम्हारी होगी। बस ये ध्यान रखना कि जब समय आए तो तुम भी अच्छा प्रदर्शन करो। हाँ बिल्कुल। या फिर हो सकता है कि मैं तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर दूं। मिस, क्या हुआ? वांटिंग, हमें अभी अभी फैनवा फिल्म से खबर मिली है। उन्होंने आज हमें सूचित इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने अचानक हमारे साथ अपने सारे कोलैबोरेशन सस्पेंड कर दिए हैं। मिस, क्या सब कुछ पहले से ही तय नहीं हो चुका था? वे अचानक इस तरह पीछे क्यों हट रहे हैं? मैं खुद इस बात को लेकर हैरान हूँ। मैंने उनकी टीम से पूछा भी था, लेकिन वे लोग बहुत ही संदेहास्पद तरीके से पेश आ रहे थे और मुझे कोई सीधा जवाब नहीं दे पा रहे थे। मिस, हमें खुद निजी तौर पर फैनवा फिल्म्स के दफ्तर जाना होगा। आप लोग एक तरफा तरीके से इस समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं। ये तो सरासर दादागिरी है। मिस ली, कृपया अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए। ये फैसला हमारी कंपनी की आंतरिक बैठक के बाद लिया गया है और ये एक सर्वसम्मत निर्णय था।
मिस कृपया शांत हो जाइए। सच कहूं तो प्रेसिडेंट शी की बैठक में क्या हुआ, मुझे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं है। क्या आप कम से कम मुझे इतना बता सकते हैं कि उन्होंने इस साझेदारी को क्यों खत्म किया? मिस जॉन्ग वांटिंग, मुझे साफ तौर पर लगता है कि आपका प्रोफेशनल परफॉर्मेंस उस स्तर का नहीं है। यही वजह है कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हैं। क्या मजाक है ये कहना कि हमारी वांटिंग का हुनर उस स्तर का नहीं है? अगर वह इसके काबिल नहीं है तो फिर कौन है? क्या आप गुआन रैन या लियांगा के बारे में बात कर रहे हैं? आपके कहने का क्या मतलब है? जांग बॉन्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना? क्या ये बिल्कुल साफ नहीं है कि यह उसकी खुद की गलती है? ये सब उसी का रचा हुआ तानाबाना था। वह जांग वांटिंग की खूबसूरती और उसके हुनर से बेहद जलता था। उसे इंडस्ट्री में सफलता के इस मुकाम तक पहुंचने में पूरे 10 साल लग गए थे, जबकि जांग वांटिंग ने महज 3 सालों में ही उसकी बराबरी कर ली थी। और उसने तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी अपने नाम करके उसे हरा दिया था। इसीलिए उसने फैनवा एंटरटेनमेंट के साथ जांग वांटिंग की पार्टनरशिप रिसोर्सेज को खरीदने के लिए एक बहुत बड़ी रकम चुकाई थी, क्योंकि बिना रिसोर्सेज के एक लिस्ट स्टार का होना ब्लैकलिस्ट होने जैसा ही होता है। मैं समझ गए मिस, चलिए यहाँ से चलते हैं। हूँ, बस तुम आगे देखते जाओ, चिंता मत करो। अगर वे लोग यहाँ हमारी कद्र नहीं करते तो कहीं और ज़रूर होती। मैं कुछ दूसरी कंपनियों से संपर्क करने की कोशिश करती हूँ। मिस, मैं चिंतित नहीं हूँ, बस मैं इसके असली कारण को समझ नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल सही कहा। ये कहना कि हमारी वांटिंग प्रोफेशनल नहीं है, वे आखिर किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अभी के लिए घर चलकर आराम करते हैं और इसे एक छोटे से ब्रेक की तरह लेते हैं। ठीक है, मैं बाद में दूसरी एजेंसियों पर भी नजर रखूंगी। इस समय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 3 बड़े मीडिया दिग्गज हैं, जो चांग मीडिया, फैनवा एंटरटेनमेंट और रंग फिल्म्स हैं। और ये चोंग चांग मीडिया इन तीनों दिग्गजों में सबसे आगे है। लेकिन वहां कदम रखने के लिए भी हमारा एक बड़ा स्टेटस होना बेहद जरूरी है, दरवाजे के भीतर। समय आने पर मैं रंग शांग मीडिया से संपर्क करूंगी। इस बीच लिन बेई अपने कमरे में बैठकर वीडियो गेम्स खेल रहा था। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या मैं नवनियुक्त चेयरमैन लिन से बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं ही हूँ। क्या आप चांग श्यांग ग्रुप से बोल रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ चेयरमैन लिन, हम आपको एक बैठक के लिए यहाँ आमंत्रित करना चाहते हैं। ज़रूर, मैं बिल्कुल समय पर पहुँच जाऊँगा। लिन बेई ने फ़ोन रख दिया और उसने अपने लिए एक बेहद ही शानदार और फॉर्मल सूट चुना। कंपनी के गलियारों में चर्चा गर्म थी कि हमारी कंपनी को एक बिल्कुल नया सीईओ मिलने वाला है। हाँ, मैंने भी सुना है कि वे दिखने में बहुत ही हैंडसम और आकर्षक है। ठीक उसी समय लिन बेई चांग चांग मीडिया के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचा। सीईओ लिन, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आइए, मैं आपको कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ ले चलता हूँ। जैसे ही उसने कमरे के भीतर कदम रखा, वहाँ 4 बड़े अधिकारी पहले से ही अपनी सीटों पर मौजूद थे। अरे, सीईओ लिन यहाँ आ चुके हैं, चलिए इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। इसके बाद लिन बेई अपनी सीट पर बैठ गया। वह बिना एक भी शब्द बोले बेहद शांति से उनकी चर्चा को सुनता रहा, क्योंकि ईमानदारी से कहा जाए तो वह अभी इस व्यवसाय के बारीक तौर तरीकों और उतार चढ़ाव से पूरी तरह वाकिफ नहीं था। सीईओ लिन, कंपनी के विकास और तरक्की के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैनेजर लू, मेरा मानना है कि लापरवाही से बड़े जोखिम उठाने के बजाय हमारे लिए सुरक्षित और स्थिर रहकर काम करना ज़्यादा बेहतर होगा। हमें एक ठोस प्रतिष्ठा बनानी चाहिए, उच्च स्तर के हुनरमंद कलाकारों को साइन करना चाहिए और एक सकारात्मक चक्र तैयार करना चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण है चेयरमैन लिन। चलिए इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं। आप निश्चित रूप से कई शीर्ष स्तरीय कलाकारों को जानते होंगे। चेयरमैन लिन, क्या आप किसी के नाम का सुझाव देना चाहेंगे? वास्तव में मैं एक ऐसी स्टार को जानता हूं जो बेहद प्रतिभाशाली है। अरे, वह कौन है? क्या वह जॉन्ग वांटिंग है? जॉन्ग वांटिंग? आपका मतलब उसी से है जिसका कॉन्ट्रैक्ट अभी अभी खत्म किया गया है। ये सच है कि जॉन्ग वांटिंग का कोई नकारात्मक विवाद या स्कैंडल नहीं रहा है, लेकिन उन्हें अभी वह स्टार पावर नहीं है। वह हमारी एजेंसी की ज़रूरतों के आसपास भी नहीं ठहरती। स्टार पावर का होना कोई बड़ी समस्या नहीं है। हमारे पास पर्याप्त से भी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं जो उन्हें एक ए लिस्ट स्टार बना सकते हैं। और अगर उनके पिछले कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने में कोई कानूनी अड़चन या समस्या आती है तो उसकी समाप्ति फीस का भुगतान हम खुद अपनी जेब से कर देंगे। ये बात बिल्कुल साफ थी कि लिन बेई को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जांग वांटिंग को काम से निकाल दिया गया है। समझ गया सीईओ लिन, मैं व्यक्तिगत रूप से इन सभी व्यवस्थाओं को संभाल लूंगा। बैठक समाप्त हो गई और तभी अचानक लिन बेई को जांग वांटिंग का एक संदेश मिला। छोटे भाई, तुरंत मेरे घर आ जाओ। क्या कोई ऐसी जरूरी बात है जिसके लिए हमें आमने सामने बैठकर बात करनी होगी? तुम बस बिना सोचे समझे जल्दी से यहाँ आ जाओ। ठीक है। जांग वांटिंग की पार्टनरशिप अभी अभी खत्म हुई थी और उसका मूड बेहद खराब था। वह सिर्फ लिन बेई के हाथों का बना खाना खाना चाहती थी, इसीलिए उसे इस तरकीब का सहारा लेना पड़ा। वाह लिन बेई, आज तो तुम बहुत ही औपचारिक और सलीके वाले कपड़ों में सजे हुए हो छोटे भाई। आज मेरी एक ज़रूरी मीटिंग थी। वैसे ऐसी कौन सी ज़रूरी बात थी जिसके लिए तुमने मुझे इतनी जल्दी यहाँ बुलाया है? घर बुलाकर बात करने के लिए? लिन बेई, छोटे भाई, पहले अंदर आओ और आराम से बैठो। क्या तुम अब मुझे बताओगी कि आखिर ऐसी क्या रहस्यमयी बात है
लिन भाई, छोटे भाई, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम मुझ पर नाराज नहीं हो सकते, ठीक है? बस कहो, मैं बिना किसी वजह के नाराज नहीं होऊंगा। असल में मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना चाहती थी। ये क्या मजाक है? तुम मुझे सिर्फ इस काम के लिए इतनी दूर से यहाँ बुला लाई? कृपया इस तरह के नखरे मत दिखाओ। इसे सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है और अब मुझे ही इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। तुम्हें हर हाल में इसकी जिम्मेदारी उठानी ही होगी। भला किसने कहा था कि तुम उस रात अपनी पाक कला का प्रदर्शन करो और खुद खाना बनाओ? ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं खाना बना देता हूँ। तुम क्या कर रहे हो लिन भाई? जब तुम्हें खाना बनाना चाहिए तब तुम यहाँ खड़े खड़े दीवार स्वप्न देख रहे हो। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है मेरी प्यारी दीदी। तो क्या हुआ अगर बारिश हो रही है? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? इतनी तेज बारिश में मेरे लिए घर वापस जाना एक बहुत बड़ी आफत है। कोई बात नहीं, जब तक बारिश थोड़ी कम नहीं हो जाती तब तक तुम यहीं रुको और उसके बाद ही बाहर निकलना। जब तक हम खाना खत्म करेंगे तब तक मौसम बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। कुछ ही देर के बाद लिन बेई ने मेज पर 4 लजीज व्यंजन और एक सूप परसा, जिसमें स्टीम्ड सी बास मछली, बेस्ड लायंस हेड मीट बॉल्स, मिर्च के साथ स्टिर फ्राई पोर्क, लहसुन की चटनी के साथ श्रेडेड पोर्क और एक सी कुकुम्बर और बर्ड्स नेस्ट सूप शामिल था। आओ और खाना खाओ। इसकी खुशबू सचमुच लाजवाब है। लिन बेई, छोटे भाई, यह तो किसी शाही दावत जैसा है। वाह, यह हद से ज्यादा स्वादिष्ट है। और मैं मन ही मन सोच रही थी कि कितना अच्छा होता अगर लिन बेई सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही खाना बनाता। अरे दीदी, थोड़ा धीरे खाइए, कोई आपका खाना छीनने नहीं जा रहा है। मैं बस बहुत भूखी हूँ और कोई बात नहीं है, वैसे गलत मत समझना। मैं आमतौर पर इस तरह टूटकर नहीं खाती हूँ। उन दोनों ने अपना रात का खाना खत्म किया और मेज पर रखी एक एक प्लेट पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। वाह, मेरा पेट तो बिल्कुल भर गया है। बाहर अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही थी और तभी अचानक लिन बेई का फोन बजने लगा। यह उसकी माँ का फोन था। अरे बेटा, तुम कहाँ हो? मैं जांग वॉन्टिंग के घर पर हूँ। शाओ बेई, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आज रात घर वापस आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। तुम आज रात वॉन्टिंग के घर पर ही रुक जाओ। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ठीक है शाओ बेई, मैंने घर का दरवाजा बंद कर दिया है और अब मैं सोने जा रही हूँ। शुभ रात्रि। लिन बेई ने अपना फोन नीचे रखा और अपने बगल में खड़ी जांग वॉन्टिंग की तरफ देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि रात को रुकने की बात की शुरुआत कैसे करे। क्या कोई बात है? तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं। अरे छोटे भाई लिन बेई, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है कि तुम्हारे लिए वापस जाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो क्यों ना तुम आज रात यहीं रुक जाओ? ठीक है फिर, मैं सचमुच यहीं रुक रहा हूँ। अच्छा। बाद में उस रात लिनबेई ने आराम करने के लिए कमरा चुन लिया, लेकिन ईमानदारी से कहा जाए तो उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। लिनबेई, क्या तुम सो रहे हो? आखिर इस वक्त वह क्या चाहती है? अगर मैं इस हालत में कहूँ कि मैं सो रहा हूँ तो वह इतनी आधी रात को यहाँ तक आई और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। जांग वांटिंग ने अपनी झुंझलाहट को दबाया, दरवाजा खोला और सीधे अंदर चली आई। दीदी, आप सोने के बजाय आधी रात को मेरे कमरे में क्यों आ रही हैं? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे बातें करने चली आई। क्या इसमें कोई दिक्कत है? बेशक दिक्कत है। मैं बस सोने ही वाला था और आपने मुझे जगा दिया। माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम सो रहे थे, मेरी गलती है। तो आप आधी रात को किस बारे में बात करना चाहती हैं? हूँ, मुझे सच में नहीं पता। आपको पता भी नहीं है और फिर भी आप यहाँ माहौल को अजीब बनाने चली आई। बात बस ये है कि मुझे सचमुच नींद नहीं आ रही थी। छोटे भाई, तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? मुझे परिपक्व और प्रभावशाली स्वभाव वाली लड़कियां पसंद है। कोई ऐसी जो खूबसूरत हो और जिसका फिगर भी बहुत शानदार हो। ये सुनकर जांग वॉन्टिंग का चेहरा हल्के लाल रंग में बदल गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लिन बेई मेरे ही बारे में बात कर रहा है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है? खैर, सबसे पहली बात तो यह है कि वह दिखने में बहुत हैंडसम होना चाहिए और उसका शरीर भी बहुत गठीला होना चाहिए। इसके अलावा उसे बेहद लजीज खाना बनाना आना चाहिए। अरे, क्या आप यहाँ सिर्फ मेरे ही बारे में नहीं बता रही हैं? कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है? सपने देखते रहो। उन्होंने आपस में थोड़ी असहज लेकिन सामान्य बातचीत जारी रखी, जो कि उतनी भी असुविधाजनक नहीं थी। लिन बेई, तुम्हें क्या लगता है कि क्या होता अगर मैं कोई सेलिब्रिटी ना होती? अचानक ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है? तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है? क्या तुम मुझे इसकी वजह बता सकती हो? जॉन वॉन्टिंग ने हामी में सिर हिलाया। शायद उसने इस बात को बहुत लंबे समय से अपने दिल में दबाकर रखा था। उसने उसे ब्लैकलिस्ट होने की पूरी कहानी विस्तार से सुना दी। लिन बेई ने बेहद शांति से उसकी पूरी बात सुनी। मैं समझ गया। तो क्या तुम्हें पता है कि पर्दे के पीछे से कौन ये सारी चालें चल रहा है? कोई अंदाजा नहीं है? भला मुझे ये कैसे पता होगा? लिन बेई, मैं अब सोने जा रही हूँ। हाँ, इस लड़की की हिम्मत तो देखो, जो यहाँ इस तरह सो रही है। क्या इसे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि वह इतनी बेसुध है तो मैं कोई फ़ायदा उठा सकता हूँ? और उसकी त्वचा से एक हल्की सी मीठी खुशबू आ रही है। खुद को संभालो लिन बेई, तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा लिन बेई। मैं सी फूड नूडल्स खाना चाहती हूँ। हे भगवान, यह लड़की सचमुच अपनी नींद में भी सी फूड नूडल्स के सपने देख रही है। तुम भी वाकई कमाल हो।
सुबह होने तक बाहर की भारी बारिश रुक चुकी थी और लिन बेई की आंख खुली। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। मिस्टर लू, मैं लिन बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जांग वांटिंग को चांग चांग मीडिया के साथ साइन किया जाए और उसके सारे रिसोर्सेज मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से संभाले जाएंगे। यंग मास्टर ली, क्या आपने इस बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है? क्या आप वाकई जांग वांटिंग के साथ काम करना चाहते हैं? हाँ, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। समझ गया मिस्टर लिन, मैं तुरंत इन सारी व्यवस्थाओं को संभालने का काम शुरू करता हूँ। इस बीच जांग वांटिंग ने अपनी बोझिल और नींद से भरी आंखें खोलीं तो उसने पाया कि वह अपने खुद के बिस्तर पर लेटी हुई थी। क्या मैं कल रात लिन बेई के कमरे में नहीं सोई थी? मैं भला यहाँ वापस कैसे आई? उसने याद करने के लिए अपने दिमाग पर काफी जोर डाला और धीरे धीरे उसे सब याद आ गया कि लिन बेई ही उसे गोद में उठाकर उसके कमरे तक लाया होगा। मेरी पूरी जिंदगी में आज से पहले किसी भी लड़के ने मुझे इस तरह अपनी गोद में नहीं उठाया था। वाह लिन बेई, तुम आज इतनी जल्दी उठ गए? तुम इसे जल्दी कह रही हो? सुबह के पहले ही 9 बज चुके हैं और मैंने नाश्ता भी तैयार कर दिया है। चलो जल्दी से यहाँ आओ और खा लो। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा मन सी फूड नूडल्स खाने का हो रहा था? मुझे सिर्फ यही नहीं पता था कि तुम सी फूड नूडल्स खाना चाहती हो, बल्कि मुझे यह भी पता है कि जब तुम सोती हो तो अपने होठों को इतना ऊपर सिकोड़ लेती हो कि वह बेहद हास्यास्पद लगता है। तुम ये सब अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें बना रहे हो, लेकिन ठीक है, चूंकि तुमने मेरे लिए नाश्ता बनाया है इसलिए मैं इस बार तुम्हें ऐसे ही छोड़ देती हूँ। नाश्ता खत्म करने के बाद लिन बेई अपने घर के लिए निकल गया। इस बीच वॉन्टिंग ने ली शाओ के साथ मिलकर एक नई पार्टनर कंपनी की तलाश करने की योजना बनाई थी। इस बार हम रंगशॉन्ग एंटरटेनमेंट जा रहे हैं, जो फैन हुआ एंटरटेनमेंट से भी कहीं ज़्यादा बड़ी कंपनी है और उनके साथ हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे बेहद खेद है मिस जॉन्ग वांटिंग, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? वे तो जॉन्ग वांटिंग में काफ़ी दिलचस्पी दिखाने वाले थे क्योंकि उसके पास रूप रंग और हुनर दोनों था। लेकिन दुर्भाग्य से कंपनी के आला अधिकारियों ने पहले ही एक सख्त आदेश जारी कर दिया था। कृपया आप दोनों यहाँ से चली जाइए। लेकिन क्यों? हमें कोई एक ठोस वजह तो बताइए। लिशाओ, चलिए यहाँ से चलते हैं। इसके बाद वे दोनों हर छोटी बड़ी फिल्म कंपनी के चक्कर काटती रहीं, लेकिन उन्हें हर जगह सिर्फ और सिर्फ इनकार ही सुनने को मिला। क्या? ईमानदारी से कहूँ तो वैसी छोटी कंपनी हमारे समय के लायक भी नहीं है। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या मैं मिस जॉन्ग वॉन्टिंग से बात कर रहा हूँ? हम चांग मीडिया से बोल रहे हैं और हम आपके साथ एक बड़े कोलेबोरेशन के सिलसिले में बातचीत करना चाहते हैं। आपने क्या कहा? उसे सचमुच अपनी कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि इंडस्ट्री में उसका मौजूदा स्टेटस इतना बड़ा नहीं था कि वह चांग मीडिया जैसे महादिग्गज के साथ काम कर सके। उसे शक हुआ कि कहीं उसने सुनने में कोई गलती तो नहीं कर दी। मिस जांग वांटिंग, हम सचमुच चांग चांग मीडिया से ही बात कर रहे हैं और हम साथ मिलकर काम करने के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। जी हाँ, नमस्कार। मैं आपकी कंपनी के साथ काम करने में बेहद दिलचस्पी रखती हूँ, लेकिन अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मेरे साथ इस पार्टनरशिप करने की कोई विशेष वजह क्या है? जान वांटिंग कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी। उसे मन ही मन यह शक होने लगा था कि कहीं ऊपरी प्रबंधन के किसी बड़े अधिकारी की नज़र उस पर तो नहीं टिक गई है, लेकिन उसका दिल तो पहले ही लिन बेई के लिए धड़कने लगा था और वह किसी भी कीमत पर ऐसी किसी शर्त के लिए कभी तैयार नहीं होती। मैं माफ़ी चाहता हूँ मिस जॉन, असल में मुझे खुद भी इसका कोई विशेष कारण नहीं पता है, लेकिन मैं आपको इस बात का पूरा भरोसा दिला सकता हूँ कि हम इस साझेदारी को लेकर बेहद गंभीर और सच्चे हैं। कृपया आज दोपहर काइट पेंस स्थित चांग चांग मीडिया के कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाइए ताकि हम इस पार्टनरशिप की सभी बारीकियों पर चर्चा कर सकें। मैं समझ गई, मैं समय पर वहां पहुंच जाऊंगी। बहुत अच्छा मिस जांग, मैं अब फोन रखता हूँ। लिशाओ ने चहकते हुए कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी वांटिंग सचमुच किसी की आंखों का तारा बन गई हो? हम यहाँ चांग चांग मीडिया की बात कर रहे हैं, वांटिंग ने गंभीर होते हुए कहा। अभी ये बिल्कुल साफ नहीं है कि इसके पीछे असल में क्या खिचड़ी पक रही है। हमें बस वहां जाना होगा और खुद अपनी आंखों से देखना होगा। दोपहर होते होते वे दोनों चांग चांग मीडिया की मुख्य इमारत में पहुंच चुकी थीं। ठीक उसी समय गुआन रैन भी चांग चांग मीडिया के पास से गुजर रही थी और उसकी नज़र जान वांटिंग और उसकी साथी पर पड़ी जो इमारत के भीतर जा रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, जल्दी से किनारे लगाओ। ली श्याओ ने कहा, मिस, एक बार जब हम अंदर पहुंच जाएं तो हमें बिल्कुल साफ साफ पूछना होगा कि वे हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हैं। तभी सामने से तंज कसते हुए आवाज आई, अरे जरा देखो तो यहाँ कौन आया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह हमारी छोटी मिस जॉन्ग वांटिंग है ना? क्या तुम जैसी मामूली सेलिब्रिटी के लिए यह जगह कहीं सही है? वांटिंग ने गुस्से से कहा। गुआन रैन, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। क्या तुम यहाँ झगड़ा करने आई हो? गुआन रैन ने उकसाते हुए कहा। ओहो, तो तुम मुझ पर हाथ उठाना चाहती हो? यह तो अखबारों के लिए सुर्खियां बटोरने वाली एक बहुत बड़ी खबर बन जाएगी, है ना? ली शाओ ने बीच बचाव करते हुए कहा। मिस, कृपया आप आपा मत खोइए। हमें अपने ज़रूरी काम पर ध्यान देना है, इसलिए अगर आप हमें रास्ता दें तो मेहरबानी होगी। गुआन रैन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है,
तो मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगी। लेकिन वे मन ही मन सोच रही थी कि जांग वांटिंग सचमुच सोचती है कि उसे चांग चांग मीडिया में काम मिल जाएगा। वह वाकई अपनी औकात भूल चुकी है और मैं बस उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ जब उसे वहां से धुतकार कर भगा दिया जाएगा और उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। उधर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर डायरेक्टर लू अपनी सीट पर बैठे हुए थे। वे पहले ही जांग वांटिंग के बैकग्राउंड की पूरी जांच कर चुके थे और उसके असाधारण रूप रंग और खूबसूरती से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने कहा, जांग वांटिंग, तुम सचमुच एक अप्सरा जैसी हो। तो क्या अब हम अपनी इस पार्टनरशिप की शर्तों पर चर्चा शुरू करें? वांटिंग ने तुरंत कहा, जरा रुकिए, मेरा एक सवाल है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपकी कंपनी मेरे साथ साझेदारी करने में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है? डायरेक्टर लू ने तसल्ली से जवाब दिया, बात असल में यह है कि हमारी कंपनी आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए और बेहतरीन हुनरमंद कलाकारों की तलाश कर रही थी और हमारे बोर्ड के एक प्रेसिडेंट ने आपके नाम की जोरदार सिफारिश की थी। जब हमने आपके बैकग्राउंड और काम को देखा तो हमें लगा कि आप इस काम के लिए सबसे मुफीद और बेहतरीन इंसान हैं। इसीलिए हमने इस पार्टनरशिप का प्रस्ताव देने के लिए आपसे संपर्क किया। वांटिंग ने हिचकिचाते हुए पूछा, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं जान सकती हूँ कि उन प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डायरेक्टर लू ने कहा, मुझे बेहद खेद है मिस जांग, यह हमारी कंपनी की गोपनीय जानकारी के अंतर्गत आता है, इसलिए मैं आपको उनका नाम बताने में असमर्थ हूँ। वांटिंग ने डरते हुए पूछा, क्या उन प्रेसिडेंट की कोई और भी शर्तें या मांगे हैं? जांग वांटिंग का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ रहा था, क्योंकि उसे सबसे बड़ा डर इसी बात का था कि कहीं इसके पीछे उनका कोई गलत इरादा या छिपी हुई मंशा न हो। डायरेक्टर लू ने तुरंत आश्वस्त करते हुए कहा, ऐसी कोई भी दूसरी शर्त या मांग बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप पूरी तरह से बेफिक्र रहिए मिस जांग। प्रेसिडेंट ने सिर्फ आपके नाम की सिफारिश की थी और हम भी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि आप एक बेहतरीन कलाकार हैं। बस इतनी सी ही बात है। यह सुनकर जांग वांटिंग ने आखिरकार राहत की एक बहुत लंबी सांस ली और उसके चेहरे पर एक ऐसी खूबसूरत मुस्कान खिल उठी जो बहुत लंबे समय से गायब थी। उसने कहा, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्टर लू ने कहा, बहुत अच्छा मिस जांग, तो क्या अब हम इस कोलैबोरेशन की सभी बारीकियों पर चर्चा शुरू कर सकते हैं? वांटिंग ने कहा, जी बिल्कुल, जरूर। इसके कुछ ही समय बाद उन तीनों के बीच एक बेहद ही औपचारिक, गंभीर और सुखद बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और लगभग 1 घंटे के बाद वह बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। दोनों ही पक्ष इस बातचीत के नतीजे से बेहद खुश और संतुष्ट थे और जांग वांटिंग के दिल पर जो एक बहुत बड़ा बोझ था वह आखिरकार पूरी तरह से उतर चुका था। डायरेक्टर लू ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और कहा, मिस जॉन्ग, हम चांग चांग मीडिया परिवार में आपका दिल से स्वागत करते हैं। जॉन्ग, हमारी इस बेहतरीन साझेदारी की सफलता की कामना करती हूँ। इसके कुछ ही समय बाद वे दोनों उस दफ्तर से बाहर आ गईं। ली श्याओ ने कहा, यह तो मुझे किसी सपने जैसा लग रहा है, जैसे मुझे अपने कानों पर ही भरोसा न हो रहा हो। मुझे सचमुच कभी उम्मीद नहीं थी कि चांग चांग मीडिया खुद तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएगा। वांटिंग ने कहा, मुझे पता है, मैंने भी इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। पहले तो मुझे शक था कि कहीं उनका कोई छिपा हुआ एजेंडा तो नहीं है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। ली शाओ ने कहा, खैर, जब सब कुछ पूरी तरह से कानूनी और जायज़ है तो चलिए बस ये पक्का करते हैं कि हम अपनी तैयारियां ठीक से कर लें। वांटिंग ने मन ही मन सोचा कि मैं तो उन प्रेसिडेंट को जानती तक नहीं हूँ, तो फिर वे भला मेरी मदद क्यों करना चाहेंगे? खैर छोड़ो, अब इस बात को भूल जाना ही बेहतर है। 3 दिनों के बाद जब लिन बेई अपने कमरे में गेम खेलने में व्यस्त था, तभी जांग वांटिंग ने उसे फोन किया और पूछा, छोटे भाई लिन बेई, क्या तुम कल खाली हो? लिन बेई ने शरारत से पूछा, क्यों, क्या अचानक फिर से नूडल्स खाने की इच्छा हो रही है? वांटिंग ने कहा, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कुछ मौज मस्ती कराने के लिए बाहर ले चलूं। मैंने एक नई एजेंसी चांग चांग मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। क्या तुम चौंक गए? लिन बेई ने बिल्कुल शांत रहकर जवाब दिया, ओह अच्छा, बहुत बहुत बधाई। वांटिंग चिढ़ते हुए बोली, तो मुझे तुम्हारी तरफ से बस यही एक रूखा सा रिएक्शन मिलने वाला था? मैंने सचमुच यह खबर सबसे पहले तुम्हारे साथ साझा की है। लिन बेई ने पूछा, तो फिर तुम मुझसे किस तरह के रिएक्शन की उम्मीद कर रही थी? क्या खुशी से उछलने लगूं या कुछ और करूं? वांटिंग ने कहा, रहने दो, भूल जाओ। बस ये ध्यान रखना कि कल सुबह ठीक 10 बजे हैप्पी वैली के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच जाना। अगर तुमने कल देर से आने की जरूरत की तो तुम समझो सीधे यमराज के पास पहुंच जाओगे। अगले दिन सुबह ठीक 10 बजे जब लिन बेई हैप्पी वैली पहुंचा तो जांग वांटिंग पहले से ही प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने लिन बेई की तरफ एक ड्रिंक बढ़ाते हुए कहा, लो, यह तुम्हारे लिए इनाम है। लिन बेई ने पूछा, भला किस बात का इनाम? वांटिंग ने मुस्कुराकर कहा, जाहिर है कि समय पर आने का इनाम। अब चलो भी, जल्दी करो, वरना बहुत जल्द रोलर कोस्टर की सवारी के लिए एक बहुत लंबी लाइन लग जाएगी। जॉन वांटिंग की इस अचानक बढ़ी हुई नज़दीकी ने लिन बेई को पूरी तरह से अचंभित कर दिया था। जॉन वांटिंग बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रही थी और लिन बेई को खींचते हुए एक राइड से दूसरी राइड की तरफ ले जा रही थी।
मानो उसने अपनी ऊर्जा की एक एक बूंद को पूरी तरह से निचोड़ देने का पक्का इरादा कर लिया हो। हाँ हाँ। हर बार जब वे किसी राइड से नीचे उतरते तो वह लिन बेई को जमकर चिढ़ाती और तब तक खिलखिलाकर हंसती रहती जब तक कि वह हंसते हंसते बेहाल न हो जाती। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, जायंट व्हील यानी वह बड़ा सा झूला धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगा और उस छोटे से तन केम के अंदर का माहौल अचानक से थोड़ा नाजुक और गहरा हो गया। बॉन्टिंग ने धीरे से कहा, अरे लिम्बई, आज मेरे साथ यहाँ आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक बहुत बहुत लंबे समय बाद आज इतनी ज़्यादा खुशी और मज़ा मिला है। लिन बेई ने सहजता से कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पास करने के लिए कोई दूसरा काम नहीं था। वांटिंग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम हमेशा ऐसा ही कहते हो लिन बेई। चलो मैं तुम्हें चांग चांग मिया के साथ साइन करने के बारे में कुछ बताती हूँ। यह सब इतनी अचानक हुआ कि चांग चांग मीडिया के डायरेक्टर लू ने मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑफ़र दिया और उन्होंने मुझसे वादा किया कि वे मुझे अपने सारे रिसोर्सेज का पूरा एक्सेस देंगे। चांग चांग मीडिया इस इंडस्ट्री के शीर्ष 3 दिग्गजों में से एक है और उनके अंतर्गत काम करने वाला हर एक कलाकार एक ए लिस्ट सुपरस्टार है। मुझे सचमुच अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है। लिन बेई ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह एक बहुत अच्छी बात नहीं है? ये बस इस बात को साबित करता है कि तुम इस मुकाम के पूरी तरह से काबिल हो। वांटिंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मुझे बस ऐसा महसूस हो रहा है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई न कोई गड़बड़ या बड़ी पहेली जरूर छिपी हुई है। क्योंकि जब मैंने सीईओ लू से पूछा कि उन्होंने विशेष रूप से मुझे ही क्यों चुना, तो उन्होंने बस इतना कहा कि ऊपरी प्रबंधन के किसी व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें तुम्हारे करियर को आगे बढ़ाने का सख्त आदेश दिया था। लेकिन जब मैंने उन पर उस व्यक्ति का नाम बताने के लिए दबाव डाला तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया। लिन बेई ने बात काटते हुए कहा, इस बारे में इतना ज़्यादा सोचना बंद करो। तुम खामख्वाह खुद को सिरदर्द दे रही हो। अगर कोई तुम्हारी तरक्की में मदद करना चाहता है तो बस इस सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाओ। तुम सिर्फ और खुद को अपने अभिनय पर केंद्रित रखो और बाकी सब चीज़ों की चिंता छोड़ दो। वांटिंग ने कहा, यह कहना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। लिन बेई ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर, मैं तो चीज़ों को इसी तरह बेहद सहजता से लेता हूँ। इसके अलावा तुम इतनी हुनरमंद हो, बस जब तुम सफलता के बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच जाओ तो मुझे भूल मत जाना। वांटिंग ने तुरंत कहा, बेशक, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। और जब ऐसा होगा तो मैं तुम्हें अपने व्यक्तिगत प्राइवेट शेफ के रूप में काम पर रख लूंगी। तुम हर एक दिन सिर्फ मेरे लिए ही खाना बनाना। लिन बेई ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हारे लिए मेरी बस इतनी ही अहमियत है कि मैं सिर्फ एक नामी बावर्ची बनकर रह जाऊं? वांटिंग ने हंसते हुए कहा, क्या क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे लिए खाना बनाने का मौका पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लिनबेई ने घुटने टेकते हुए कहा, ठीक है ठीक है, जैसा आप कहें महारानी साहिबा, मैं पूरी तरह से आपके आदेश के अधीन हूँ। वांटिंग ने बेहद भावुक होकर कहा, हाँ हाँ, तुम्हें पता है लिनबेई, तुम मेरी जिंदगी में मिले पहले ऐसे इंसान हो जिसके साथ रहने मात्र से ही मुझे इतना ज़्यादा सुकून और मानसिक शांति महसूस होती है। इसके बाद आने वाले दिनों में चांग चांग मीडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना जांग वांटिंग के करियर के लिए किसी संजीवनी बूटी की तरह साबित हुआ। एक से बढ़कर एक शीर्ष स्तरीय प्रोडक्शन टीमों और एक के बाद एक लगातार मिलने वाले लिस्ट ब्रांड एंडोर्समेंट्स के साथ उसकी स्टार पावर बहुत ही तेजी से आसमान छूने लगी। इस बीच वे दोनों अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत और छोटे से हसीन सफर का भरपूर आनंद ले रहे थे। वह हर रोज लिन बेई के हाथों से बने सेहतमंद और लजीज खाने का मजा लेती थी और हर गुजरते दिन के साथ उन दोनों का आपसी रिश्ता और ज्यादा गहरा तथा अटूट होता जा रहा था। लेकिन आज मनोरंजन जगत का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित समारोह आयोजित हो रहा था, जो हर 3 साल में सिर्फ एक बार आयोजित किया जाता है, यानी द गोल्डन ट्राइपॉड फिल्म अवार्ड्स, जहां पूरी इंडस्ट्री के नामी फिल्म निर्देशक, बड़े ओहदे वाले निर्माता, बड़े बड़े निवेशक और मनोरंजन जगत के सबसे दिग्गज और चमकते सितारे एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुए थे। वहां का रेड कारपेट अपनी चकाचौंध से हर किसी को हैरान कर रहा था और इसी बीच जांग वांटिंग ने एक बेहद ही खूबसूरत कस्टमाइज्ड लाल रंग के गाउन में रेड कारपेट पर कदम रखा, जिससे उसका आत्मविश्वास और उसकी शाही ताकत साफ झलक रहे थे। उसके वहां पहुंचते ही पूरे मीडिया जगत में एक तहलका सा मच गया और कैमरों की फ्लैशलाइट पागलों की तरह चमकने लगी। मीडिया वाले चिल्ला रहे थे, जांग वांटिंग, जरा इधर देखिए, जांग वांटिंग, एक बार इस तरफ भी देखिए। उसने अपने चेहरे पर एक बेहद ही शालीन और हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए हाथ हिलाया। उसका हर एक कदम पूरी तरह से सधा हुआ और नपा तुला था और बिल्कुल इसी तरह उस खचाखच भरी भीड़ के ठीक बीच से गुजरते हुए जांग वांटिंग ने मुख्य बॉलरूम के दरवाजों के भीतर कदम रखा। तभी वहां तंज कसते हुए आवाज आई, अरे वाह,
जरा देखो तो यहाँ कौन आया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जांग वांटिंग ही है ना। सिस्टर गो, मैंने सुना है कि तुम किसी तरह हाल ही में छोटे मोटे काम हासिल करने में कामयाब रही हो। सचमुच बहुत प्रभावशाली बात है ना। ब्लैकलिस्ट होने के बाद भी इस तरह इंडस्ट्री में टिके रहना और हाथ पैर मारना, तुम्हारी इस जिद और हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तभी उसके साथ खड़े दूसरे शख्स ने कहा, मिस जॉन्ग, अगर मैं आपकी जगह होता तो अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देता, क्योंकि आपको फैनवा एंटरटेनमेंट से अब कोई भी रिसोर्स या काम बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। और जहां तक दूसरी बड़ी एजेंसियों का सवाल है, तो भला कौन सा ऐसा बेवकूफ़ होगा जो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आपको काम देगा। ये सिर्फ मेरे कहे हुए एक शब्द की बात है। कुछ लोग कभी भी माहौल को भांपना नहीं सीखते। वे सोचते हैं कि महज एक खूबसूरत चेहरा होने की वजह से वे इस पूरी इंडस्ट्री में राज कर सकते हैं। तुम्हें सचमुच अपनी औकात पता होनी चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सिस्टर गो, मुझे सच में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सीखना? शायद तुम्हें सबसे पहले इस बात की चिंता करनी चाहिए कि कौन सी कंपनी तुम्हें अपने यहाँ पना देगी। ये मत सोचो कि कुछ कमर्शियल विज्ञापन मिल जाने से तुम कोई बहुत बड़ी सुपरस्टार बन गई हो, क्योंकि बिना रिसोर्सेज के तुम्हारी कोई औकात नहीं है। इसलिए मिस जांग, क्यों ना तुम मुझसे भीख मांगो। शायद अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं तुम्हारी तरफ कुछ बचे कुचे काम फेंक दूंगी। यान आसपास खड़े मेहमानों ने इस हंगामे को ताड़ लिया था। वे सभी अपनी गर्दनें घुमाकर उत्सुकता भरी नजरों से देखने लगे, और कुछ लोग आपस में कानाफूसी करने लगे तो कुछ लोग दया भरी नजरों से देख रहे थे। लेकिन किसी एक शख्स ने भी आगे बढ़कर बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं दिखाई। मिस जान, आवाज सुनते ही हर कोई उस तरफ मुड़ गया। एक अधेड़ उम्र का शख्स उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। ये चांग चांग मीडिया के वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर लू थे। मिस जान, तो आप यहाँ थीं। मैं पूरे समारोह में आपको हर जगह ढूंढ रहा था। लू शाओहा। यह तो क्यों मीडिया के लू शाओहा हैं, लेकिन वे जांग वांटिंग के साथ इस तरह के अदब और सम्मान भरे रवैये से क्यों पेश आ रहे हैं। मिस्टर लू, मिस्टर लिन। लू शाओहा के मुंह से सच बात फिसलते फिसलते रह गई। उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और अपनी बात को सुधारा। जांग वांटिंग का ध्यान इस अजीब सी बात पर बिल्कुल नहीं गया। उन्होंने आगे कहा, असल में बात यह है कि हमारे जनरल मैनेजर ने विशेष रूप से आपसे मुख्य टेबल यानी मेन टेबल पर बैठने का अनुरोध किया है। आपकी सीट की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। आइए मैं आपको वहां ले चलता हूँ। मिस्टर लू, मेन टेबल? क्या पक्का है कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है? बिना किसी गॉडफादर या कनेक्शन वाली एक मामूली स्टार को मेन टेबल पर बैठने का मौका मिल रहा है। मिस्टर चैन, ये चांग चांग मीडिया की आंतरिक व्यवस्था का हिस्सा है और मुझे नहीं लगता कि आपको इसके बारे में इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत है। मिस जांग, आपकी सीट यहाँ पहली कतार में है, कृपया तशरीफ रखिए। ये सब देखकर वहाँ खड़े लोग बुदबुदाने लगे कि आखिर यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। इसका चांग चांग मीडिया के लोगों के साथ ये तालमेल कैसे बैठ गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चांग चांग मीडिया ने तो पहले कभी ऐसा कोई इशारा तक नहीं दिया था। तुम्हें नहीं पता? क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि उसका करियर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है? चिंता मत करो जानू, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस बार मैं उसे तुम्हारी लाइमलाइट किसी भी कीमत पर चुराने नहीं दूंगा। मिस्टर चेन, कृपया थोड़ा सम्मान दिखाइए। जांग वांटिंग के मौजूदा स्टेटस को देखते हुए वह भला मेन टेबल पर कैसे बैठ सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि उस सीट को हथियाने के लिए उसने निश्चित रूप से कोई न कोई शर्मनाक और घिनौना काम किया होगा। क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि लोगों को इसका पता चल जाएगा? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। मैं तो बस आपको पहले से आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार जब आप इस दलदल में फंस गए तो इससे बाहर निकलना आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। वाइस प्रेसिडेंट ने सुरक्षा कर्मियों को आवाज दी, सिक्योरिटी, कृपया मिस्टर चियान और मिस गुओ को तुरंत यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाइए। उन्होंने गुस्से में कहा, जरा मुझ पर हाथ लगाकर तो देखो किसकी इतनी हिम्मत है। तभी एक ऐसी आवाज गूंजी जो उम्रदराज होने के बावजूद बेहद दमदार और कड़क थी, और वह आवाज बिजली की तरह कड़की प्रवेश द्वार की दिशा से। आवाज सुनते ही हर कोई उस तरफ देखने के लिए मुड़ गया। एक उम्रदराज लेकिन बेहद चुस्त और ऊर्जा से भरपूर बुजुर्ग शख्स कुछ अन्य लोगों से घिरे हुए बड़े बड़े डग भरते हुए समारोह स्थल के भीतर दाखिल हुए। उनकी चाल बेहद स्थिर और शांत थी, जिससे एक ऐसा दबदबा और रसूख साफ झलक रहा था जो सिर्फ किसी बहुत ऊंचे ओहदे वाले इंसान के पास ही हो सकता है। वहां खड़े लोग फुसफुसाने लगे, यह तो जियाओ देमिंग है, डायरेक्टर जियाओ। यह सचमुच वही है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के विजेता। भला वे यहाँ क्यों आए हैं? मैंने सुना है कि वे हाल ही में एक बहुत बड़े बजट की ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और ढेरों निवेशक सिर्फ उन पर पैसा लगाने के लिए कतार में खड़े हैं। उन्हें देखते ही गुआन रैन चहकते हुए बोली, गॉडफादर, आप आखिरकार यहाँ आ ही गए। चांग चांग मीडिया के ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। डायरेक्टर जियाओ ने गंभीर होते हुए कहा, लू शाओ हुआ, मेरी गॉड डॉटर अभी छोटी है और नासमझ है। तुम उसे दो चार बातें डांटकर समझा सकते थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर लोगों को बाहर निकलवाना? क्या तुम्हारे दिल में मेरे जरा भी सम्मान बचा है? वाइस प्रेसिडेंट लू ने सकपकाते हुए कहा। जियाओ देमिंग, डायरेक्टर जियाओ, मेरे कहने का यह मतलब बिल्कुल नहीं था।
बात बस यह है कि प्रेसिडेंट शी चांग चांग मीडिया की इस व्यवस्था में लगातार हमारे काम में रुकावट डाल रहे हैं। भला इस मिस जांग को हेड टेबल पर बैठाने का क्या तुक है? डायरेक्टर जियाओ ने कड़क आवाज में कहा। प्रेसिडेंट लू, मेरी गॉडडॉटर की जबान भले ही थोड़ी तीखी हो सकती है, लेकिन उसने एक बात बिल्कुल सही कही है कि हेड टेबल सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री के सबसे चुनिंदा और विशिष्ट दिग्गजों के लिए आरक्षित होती है। और जहां तक इन मिस जांग का सवाल है, तो अगर मैं साफ शब्दों में कहूं, तो मैं पिछले कई दशकों से फिल्में निर्देशित कर रहा हूं, लेकिन मैंने आज तक इनका नाम तक नहीं सुना है। वाइस प्रेसिडेंट रू ने कहा। डायरेक्टर जियाओ, यह चांग चांग मीडिया का एक आंतरिक निर्णय है। जियाओ ने बात काटते हुए कहा, मुझे पता है कि यह आपका आंतरिक निर्णय है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं इसमें दखल देना चाहता हूं, लेकिन आपने इस बात को लेकर मेरी गॉडडॉटर को बाहर निकालने की कोशिश की। अगर मैं, जियाओ देमिंग, इस बात पर एक शब्द ही न बोलूं, तो मैं आगे चलकर इस फिल्म जगत के दायरे में अपना सिर ऊंचा करके कैसे जी पाऊंगा? गुआन रेन ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मेरे गॉडफादर बिल्कुल सही कह रहे हैं। जांग वांटिंग को घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी, और तब जाकर हम इस मामले को यहीं रफा दफा करेंगे। मैं तुम्हें यह सलाह दूंगी कि तुम अपनी भलाई समझो, और जब जरूरत हो तो झुकना सीखो। ऐसा ना हो कि पूरी तरह से बर्बाद हो जाने के बाद तुम्हें इस बात का एहसास हो कि दर्द क्या होता है। हा हा। चियान ने भी तंज कसा। जांग वांटिंग, जब तक तुम अपना सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार नहीं कर लेती और यहां से चली नहीं जाती, तब तक मैं भी इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। तभी एक बेहद दमदार और भारी आवाज गूंजी। मैंने कहा कि अपने गंदे हाथ उस पर से तुरंत हटाओ। अगर तुमने दोबारा मेरी महिला को छूने की जरूरत की, तो मुझ तुम्हें यहां से घुटनों के बल घसीटते हुए बाहर निकालने में रत्ती भर भी गुरेज नहीं होगा। उस शख्स को देखते ही पूरी भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई कि क्या तुम जानते भी हो कि वह कौन है? वह चांग चांग मीडिया के नवनियुक्त प्रेसिडेंट हैं। अफवाहें हैं कि उनका बैकग्राउंड इतना बड़ा है कि उसकी था पाना नामुमकिन है। वे कुछ महीने पहले अचानक न जाने कहां से आ धमके। वे इतने युवा हैं कि कोई नहीं जानता कि वे असल में कहां से आए हैं। लेकिन यहां तक कि चांग चांग मीडिया के चेयरमैन भी उनके साथ बेहद अदब और सम्मान से पेश आते हैं। तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है? चियान गुस्से से तिलमिलाते हुए चिल्लाया, तुम्हारी आखिर औकात क्या है? तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? लिन बेई ने जांग वांटिंग को अपने पीछे करते हुए बेहद शांत और ठंडे लहजे में कहा, क्या ऐसा है? तो फिर यह मामला पूरी तरह से मुझ पर छोड़ दो। एल्डर जियाओ, क्या आप अपने जूनियर्स को इसी तरह की तमीज़ और तौर तरीके सिखाते हैं? ये सुनते ही डायरेक्टर जियाओ की आंखें सदमे से फटी की फटी रह गईं। गुस्से के मारे नहीं, बल्कि बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने उस चेहरे को पहचान लिया था। 3 साल पहले जियाओ देमिंग एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आर्ट हाउस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन उसकी एडिटिंग एक ऐसे मोड़ पर आकर अटक गई थी जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वे पूरी तरह से हताश हो चुके थे और हार मानने की कगार पर थे। तभी 20 साल के एक युवा ने एडिटिंग डेस्क संभाली और लगातार 3 दिन और 3 रातें जागकर बिताईं। उसने बेहद बारीकी से एक एक शॉट को आपस में जोड़ा और एडिटिंग का एक ऐसा क्रांतिकारी तरीका सुझाया जिसने पूरी फिल्म का हुलिया। बाद में उस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बड़े पुरस्कार अपने नाम किए। भले ही लिन हमेशा गुमनाम रहने पर जोर दिया था, लेकिन जियाओ देमिंग ने कृतज्ञता के उस कर्ज को हमेशा अपने दिल में संजो कर रखा था। और आज वही लिन बेई उनके ठीक सामने खड़ा था, वही इंसान जिसने एक तरह से उनके पूरे करियर को डूबने से बचाया था। ओ, डायरेक्टर जियाओ ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, टीचर लिन, टीचर लिन। वहां खड़े लोग हैरान रह गए कि डायरेक्टर जियाओ ने वास्तव में उसे टीचर कहकर पुकारा है। क्या मैं ये सब बिल्कुल सही सुन रहा हूँ? गुआन रैन ने हकलाते हुए पूछा। गॉडफादर, आपने अभी अभी इन्हें क्या कहकर बुलाया? जियाओ ने लिन बेई से कहा, टीचर लिन, शायद मैं सचमुच बूढ़ा और मतिभ्रम का शिकार हो गया हूँ। मुझे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि मिस जांग आपकी खास इंसान है। लिन बेई ने बेहद शांत लहजे में कहा। डायरेक्टर जियाओ, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मुद्दा बस यह है कि आपके इस गॉडसन को आज मुझे पूरा स्पष्टीकरण देना होगा। डायरेक्टर जियाओ ने तुरंत चियान फोम को डांटते हुए कहा, चियान फोम, तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। चियान फोम ने सहमते हुए कहा, गॉडफादर, आप ये क्या कह रहे हैं? जियाओ ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि ये कौन है? क्या तुम जानते हो कि अगर ये न होते तो 3 साल पहले मेरा पूरा अमर साख मिट्टी में मिल चुकी होती? तुम पूरे मूर्ख हो। क्या तुम मुझसे मेरे ही तारणहार और उपकारी के साथ गद्दारी करवाना चाहते हो? लिन बेई ने हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा। डायरेक्टर जियाओ, मुझे इसके घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये मिस जांग से हाथ जोड़कर माफी मांगे। चियान फोंग ने कांपते हुए कहा, मिस जांग, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। डायरेक्टर जियाओ ने पीछे से जोर से डांटा,
जरा तेज आवाज में बोलो, मैंने कहा। चियान फोंग ने रोते हुए कहा, मुझे बेहद खेद है मिस जॉन्ग, मुझे माफ कर दीजिए। जांग वांटिंग ने अपने सामने घुटनों के बल बैठे चियान फोंग को एकटक देखा और आखिरकार उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इसलिए नहीं कि उसे कोई दुख था, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी का इस तरह आगे बढ़कर उसके लिए ढाल की तरह खड़े होना उसे अंदर तक झकझोर गया था, और यह एहसास बेहद खूबसूरत था। लिन बेई ने उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से कहा, तुम भला क्यों रो रही हो? आज के बाद इस पूरी दुनिया में फिर कभी कोई तुम्हें परेशान करने या दबाने की जरूरत नहीं कर पाएगा। वांटिंग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लिन बेई, क्या यह सचमुच तुम ही हो? मुझे तो लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूं। लिन बेई ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे माफ करना कि इस बार भी मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। इसके बाद लिन बेई ने जांग वांटिंग का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे साथ लेकर सीधे मुख्य मंच यानी स्टेज की तरफ बढ़ गया। उसने पूरे हॉल में बैठे लोगों की तरफ रुख किया और बेहद दमदार आवाज में कहा, आप सभी देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी से माफी चाहता हूं कि आपको यहाँ इस तरह का तमाशा देखना पड़ा। लेकिन आज इस मंच और इस बेहतरीन मौके का फायदा उठाते हुए मैं यहाँ दो बेहद महत्वपूर्ण घोषणाएं करना चाहता हूँ। पहली घोषणा यह है कि चांगचांग मीडिया आज से आधिकारिक तौर पर अपने सबसे बड़े दिवा प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहा है और आने वाले अगले 3 सालों में हमारी कंपनी के जितने भी शीर्ष स्तरीय और सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज हैं, वे सभी विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ मिस जांग वांटिंग के करियर को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित किए जाएंगे। यह सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा पसर गया, क्योंकि दिवा प्रोजेक्ट चांगचांग मीडिया की सबसे सुरक्षित, गुप्त और बेशकीमती संपत्ति मानी जाती थी। लिन बेई ने आगे कहा, और मेरी दूसरी घोषणा यह है कि फैनवा फिल्म्स एंड टेलीविजन ने एक तरफा तरीके से हमारे समझौते का उल्लंघन किया है, अपने कलाकारों को दुर्भावनापूर्ण तरीके से दबाया है और इस इंडस्ट्री के सभी तय मानकों और नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं। चांगचांग मीडिया का लीगल डिपार्टमेंट पहले ही इस सिलसिले में सारे पुख्ता सबूत इकट्ठा कर चुका है और हम कल सुबह आधिकारिक तौर पर फैनवा फिल्म्स के खिलाफ अदालत में एक बहुत बड़ा मुकदमा दायर करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही मिस गुआन रैन द्वारा अपने ही साथी कलाकार के खिलाफ की गई दुर्भावनापूर्ण प्रतिस्पर्धा और मानहानि के प्रयासों को देखते हुए चांगचांग मीडिया आज से ही उनके खिलाफ पूरी फिल्म इंडस्ट्री में एक व्यापक बहिष्कार की शुरुआत कर रहा है। जो भी ब्रांड या प्रोजेक्ट आगे से गुआन रैन के साथ काम करेगा, उसके साथ हमारे सारे संबंध हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाएंगे। इसके बाद लिन बेई पूरी तरह से जांग वांटिंग की तरफ मुड़ा, उसकी आंखों में देखा और बेहद शालीनता से घुटने के बल बैठते हुए एक अंगूठी निकाली और कहा, क्योंकि आज के बाद से पूरी दुनिया में कोई भी तुम्हें छू तक नहीं पाएगा, क्योंकि आज के बाद से मैं खुद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा और ताकत हूँ। तो मिस जांग वांटिंग, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ये देखते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और हर तरफ से बस एक ही आवाज आने लगी, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। जांग वांटिंग ने अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए बेहद प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मैं शादी करूंगी।